देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर हुए कार हादसे की, जहां अचानक से एक कार धू-धू कर जल उठी। आप भी सावधान रहे। बीच सड़क पर अचानक जलने लगी कार और मच गई चीख पुकार। जब तक लोग कुछ समझ पाते, कार आग का गोला बन गई। धू-धू कर जलती कार की तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की हैं, जहां महामाया फ्लाईओवर के पास आज शाम अचानक कार में आग लग गई। कार में इतनी भीषण आग लगी थी कि दूर से ही लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि समय रहते कार सवार बाहर आ गया और किसी तरह अपनी जान बचाई, मगर सड़क पर एक कार में इस तरह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। महामाया फ्लाईओवर के पास लंबा जाम लग गया। एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे के बावजूद काफी देर तक न तो पुलिस की टीम नजर आई और न ही फायर ब्रिगेड की। नतीजा, भीषण आग में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कभी सोचकर देखा है कि सब्जी खरीदने जाएं और वहां पर विवाद ऐसा हो जाए कि घूंसे लाठियों की नौबत आ जाए। दो पक्षों के बीच में सब्जी खरीद को लेकर कुछ ऐसा विवाद हुआ कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद ऐसा गहराया कि बीच सड़क पर ही लात घूंसे चलने लगे। महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था, लेकिन दबंगों को इससे भी फर्क नहीं पड़ा और वो एक शख्स की बेरहमी से पिटाई करते रहे। दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला बोला, जिससे युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना यूपी के बांदा की है, जहां सब्जी खरीदने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और इसके बाद बाहरी लोगों ने एक स्थानीय युवक को पीट कर लहूलुहान कर दिया। लोकल कहासुनी, छोटी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिससे उन पर लाठी डंडे भी चले हैं। इस बीच में एक पक्ष को चोट भी आई है, उसका मेडिकल करवाया गया है। युवक की बेरहमी से पिटाई करने के बाद बदमाश गाड़ी से भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 3 हमलावरों को पकड़ लिया, लेकिन 2 भागने में कामयाब रहे, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। जबकि जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगता है गुस्सा देश में एक बीमारी बढ़ रहा है। किस तरह से रोड रेज के मामले सामने आते हैं, छोटी बातों पर कहासुनी हो जाती है और इससे अस्पताल भी छूते नहीं है। गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच किस तरह से जमकर जूते चले। मरीजों के सामने अस्पताल में हुए हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल के डॉक्टर तीमारदारों को जबरन बाहर निकालने लगे तो विवाद बढ़ गया। हेलो, आप ही बाहर आइए। वो बाहर आइए। आप तमीज से बात कर रहे हैं। आप तमीज से बात कर रहे हैं। भाई तमीज से बात कर रहे हैं। तीमारदारों का आरोप है कि डॉक्टर उनके साथ बदतमीजी पर उतारू थे, जिसकी वजह से हंगामा खड़ा हो गया। फिर मारपीट शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले और अब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सवाल अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। फतवों का यूं तो सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जब फतवे फालतू के हो जाएं तो फिर वो मजाक और विवाद दोनों को जन्म देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है देवबंद से जारी एक फतवे के बाद, जहां पर मर्द और औरत का साथ खड़े होकर किसी सार्वजनिक समारोह में खाना खाना भी अपराध है। यह फतवा सीधे तौर पर शादी, ब्याह या किसी भी दूसरे कार्यक्रम में खड़े होकर खाना खाने को नाजायज बता रहा है। दरअसल दारुल उलूम के इफ्ता यानी फतवा विभाग से इस बारे में सवाल किया गया था, जिसमें मुफ्तियों की खंडपीठ ने किसी भी कार्यक्रम, शादी में खाने पीने की सामूहिक व्यवस्था करने और उसमें मर्द औरत के एक साथ खाना खाने और खड़े होकर भोजन करने को लेकर अलग अलग सवाल पूछे गए थे। मखलूत तरीके से गैर महरमों के साथ औरतों का और मर्दों का एक साथ खाना खाना या इस तरह शिरकत करना एक साथ जिसमें बेपर्दगी होती हो, वो नाजायज और हराम है और सख्त गुनाह है। कुछ उलेमा फतवे को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन विरोध की आवाज अल्पसंख्यक समुदाय से ही उठने लगी है। गवर्नर हाउस में और राष्ट्रपति भवन में सभी हस्बैंड वाइफ को ही एक साथ बुलाया जाता है, यानी कि पति पत्नी को बुलाया जाता है। तो वहाँ पे सब लोग एक साथ भोजन करते तो हम नहीं जाए। सवाल ये भी है कि आखिर आज के समाज में जहाँ औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वहाँ ऐसे फतवे क्या गैर बराबरी को बढ़ावा नहीं देंगे। और बात सोनू निगम की, जिन्होंने कहा कि अच्छा होता मैं पाकिस्तान में पैदा होता। सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने लगे तो सफाई देने के लिए तुरंत फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर डाला। विवाद क्या था? एक निजी चैनल से बातचीत में सोनू निगम ने कहा, कभी कभी लगता है कि अच्छा होता कि पाकिस्तान में पैदा होता तो भारत में अच्छा काम मिल रहा होता, क्योंकि फिलहाल भारतीय सिंगर म्यूजिक कंपनी के शो के लिए पैसा देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपका गाना नहीं बजाएंगे और आपको गाना भी नहीं दिलवाएंगे। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप भारतीय गायकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे तो सोनू निगम ने फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह के भेदभाव को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन पाकिस्तान में जन्म लेने की उनकी दलील कुछ लोगों को रास नहीं आई और इस पर वो ट्रोल हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी तो कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने इंडस्ट्री के इस भेदभाव पर सवाल उठाए। इससे पहले सोनू लाउडस्पीकर विवाद में भी घिर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई तो विवाद तेज हो गया। एक शख्स ने उनका सर मुंडवाने वाले को इनाम तक देने का ऐलान कर दिया। बाद में सोनू ने अपना सर खुद ही मुंडवा लिया था। पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति एक बार फिर उजागर हुई जब हाफिज सईद खुलेआम एक रैली को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान में कत्ल गारत मचाने की बात करता है। कहता है 71 की जंग का बदला लेगा।
लाहौर के मॉल रोड में ये रैली दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के बैनर तले ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें हाफिज सईद ने हिंदुस्तान के खिलाफ सरेआम जहर उगला। रैली के बैनर में 16 दिसंबर 1971 की तारीख लिखी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि इसका मकसद क्या था। रैली के मंच से लश्कर तैयबा के सरगना ने सरेआम हिंदुस्तान में कत्ल गारत की धमकी दी। इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे, ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे, ये हर जगह जीतेंगे। हाफिज सईद की जहर उगलती जुबान से साफ हो गया कि उसके मंसूबे क्या हैं। लेकिन हिंदुस्तान से दोस्ती का दम भरने वाली पाकिस्तान की इमरान सरकार खामोश है। उसके मंत्री हाफिज सईद को बचाने की कसम खाते हैं और हाफिज सईद वहाँ की मीडिया में सरेआम लेख लिखकर अपने नापाक इरादे जताता है, तो पाकिस्तान की नीति और नीयत का खोट साफ हो जाता है। तो एक तरफ हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, उधर पीओके में भी लोग त्रहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने प्रोजेक्ट्स के नाम पर पूरा का पूरा पानी जो है वो मोड़ लिया है पाकिस्तान पंजाब की ओर। मुजफ्फराबाद की सड़क पर ये संग्राम है पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ। नीलम झेलम प्रोजेक्ट के बहाने पाकिस्तान पीओके का सारा पानी अपने पंजाब सूबे में शिफ्ट करना चाहता है, तो पीओके के लोग आग बबूला है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान की ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद की। पिछले कई दिनों से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी तेज है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। कहने के लिए तो पीओके में अलग सरकार है, लेकिन वो सरकार पाकिस्तानी फौज के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का दर्द कम करने की कोई कोशिश हो ही नहीं रही। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों की मर्जी के बगैर ही सीपीसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी और अब वो पीओके का पानी छीन लेने पर आमादा है। जुर्म की हर बड़ी खबर से अप टू डेट हुई क्राइम के टुकड़। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाश गन पॉइंट पर बदमाशों ने की एक दुकान में लूटपाट। हेलमेट पहने 3 बदमाशों ने अचानक दुकान पर धावा बोला। दिल्ली के केशवपुरम में हुई लूट की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। बलरामपुर में मामूली विवाद में एक शख्स ने पटरी दुकानदार पर गोली चला दी। इस दौरान बीच बचाव कर रहे युवक के पैर में गोली लग गई। फायरिंग के बाद गुस्साई भीड़ ने हमलावर की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना में बुरी तरह घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में आलीशान जिंदगी जीने के लिए एक आईटी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना चोर। लूटपाट के आरोप में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पिछले हफ्ते वाशी में एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ था युवक। कोर्ट ने आरोपी को 20 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। सूरत के एक ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों के सोने और हीरे चोरी। देर रात 3 बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। करोड़ों की चोरी से इलाके में मचा हड़कंप। नोएडा के सेक्टर 54 में गांजा तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से कार, हथियार और 50 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद। लखनऊ के राजाजीपुरम में पारिवारिक कलह से परेशान होकर एक शख्स ने की आत्महत्या। अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। और कांग्रेस के महागठबंधन की कोशिशों को लग सकता है झटका, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीएसपी एसपी के बीच गठबंधन तय हो गया है। सीटों का बंटवारा तय हो गया है और कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं दोनों। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर अटकलों का दौर जारी है। फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव में एसपी बीएसपी कांग्रेस को अलग रखकर भी जीत हासिल कर चुके हैं, तो वो गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नजर नहीं आते। सूत्रों की माने तो यूपी में इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन का फॉर्मूला तैयार भी कर लिया है। दावा है कि एसपी को 37, बीएसपी को 38 और आरएलडी को 3 सीट मिल सकती है। आरएलडी मथुरा, बागपत और कैराना सीट पर चुनाव लड़ सकती है। पीस पार्टी निषाद पार्टी को एसपी अपने कोटे से सीट देगी, तो वहीं रायबरेली और अमेठी सीट पर कोई गठबंधन नहीं होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी। दूसरी पार्टियों से मैं पूछ नहीं सकता। ये फैसला मैंने कहा कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान भी एसपी बीएसपी की जुबान तल्ख रही है और समाजवादी पार्टी के कई नेता यूपी में राहुल को अगवा मानने से इनकार कर चुके हैं, तो अटकलें तेज हो गई हैं। एनडीए के खेमे में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुशवाहा साथ छोड़ चुके हैं, तो चिराग पासवान आंखें तरे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों पर फैसले में होती देरी एलजेपी की नाराजगी बढ़ा रही है। पार्टी के नेता खुलकर बयान दे रहे हैं। पहले चिराग पासवान ने ट्वीट कर सवाल उठाया और अब पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया कि एलजेपी को बिहार में कम से कम 7 सीटें चाहिए। हालांकि बीजेपी को लगता है कि बिहार में कोई मुश्किल आने वाली नहीं। और साथ ही जो बगल का स्टेट है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। वहाँ भी मेरा वोट में बोले 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है और एनडीए का विस्तार हो रहा है, और बिहार में तो एनडीए और मजबूत बनकर के उभर के आया है।
बीजेपी नेता को भरोसा है, लेकिन कुशवाहा इसी सीट समीकरण पर एनडीए से किनारा कर चुके हैं। जीतन राम मांझी तो बहुत पहले ही आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में एनडीए के लिए गठबंधन की राह आसान नहीं होगी। तो दूसरी ओर यूपीए में राहुल की अगुवाई को लेकर बयानबाजी हो चुकी है और अब तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी गुरुवार को राहुल गांधी से मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। राफेल को लेकर चाहे अदालत का फैसला हो या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर, विवाद थमता नहीं दिखा और शीतकालीन सत्र में कामकाज होता नहीं। आज भी ठप रहा सब कुछ। राफेल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह घमासान नजर आया। मांग वही पुरानी। कांग्रेस जेपीसी पर अड़ी है और सरकार को राफेल डील में कुछ गलत नहीं दिखता तो वो तैयार नहीं। नतीजा ये कि शीतकालीन सत्र का आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद स्पीकर के सामने आकर प्रदर्शन करने लगे तो राज्यसभा भी शोर शराबे के बाद स्थगित कर दी गई। The matter needs to be investigated by Joint Parliamentary Committee to fix accountability. सरकार राफेल के ऊपर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। राफेल पर संग्राम संसद से बाहर निकल चुका है। कल तक कांग्रेस हमलावर थी और अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली, मुंबई से लेकर प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद और हुबली तक बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोला है। राफेल मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया। देहरादून में तो विरोध हंगामे में बदल गया। बीजेपी कार्यकर्ता जबरन कांग्रेस ऑफिस में घुसने लगे तो नौबत धक्का मुक्की तक पहुंची। मिला जुलाकर राफेल पर परसेप्शन की लड़ाई तेज हो गई है। 285 करोड़ की संपत्ति के लालच में अपनी मरी हुई मां को जिंदा करा दिया। यह घटना है नोएडा की और किस तरह से अब पति पत्नी बेटा सलाखों के पीछे हैं। ये एफआईआर सबूत है धोखाधड़ी के सनसनीखेज आरोप के। दौलत की हवस में इंसान क्या कुछ कर सकता है, ये दस्तावेज बयां कर रहे हैं। इन लोगों पर आरोप है 285 करोड़ की संपत्ति पर धोखाधड़ी से कब्जा जमाने का। मुंबई में रहने वाले सुनील, पत्नी राधा और बेटे अभिषेक को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के भाई ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि भाइयों की मां का निधन 2011 में हो गया। भाई सुनील गुप्ता पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है। दस्तावेज में स्वर्गवासी मां को जिंदा बताया गया। आरोप है कि दस्तावेज का सहारा लेकर सुनील गुप्ता ने फैक्ट्री पर कब्जा जमा लिया। ये मां की मौत पहले हो चुकी थी, बाद में उन्होंने ये गिफ्टेड मां के मृत्यु के बाद दिखाई, मां को जीवित बता करके। सबूत जुटाने के बाद नोएडा से पुलिस टीम मुंबई रवाना हुई, जहां सुनील, उसकी पत्नी, बेटे को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा लाया गया। उन्हें कोर्ट में पेश कर अब जेल भेज दिया गया है। और खेल के मैदान की हर बड़ी खबर, स्पोर्ट्स कट टू कट। बीसीसीआई से मुआवजे की मांग कर रहे पाकिस्तान को आईसीसी ने दिया करारा झटका। आईसीसी ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पीसीबी को हट जाने के रूप में बीसीसीआई को 60% केस का खर्च देने का आदेश दिया। पीसीबी ने 2015 से 2021 तक 6 बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने के लिए बीसीसीआई से 447 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने विराट कोहली पर लगाया है क्रिकेट को अपमान करने का आरोप। जॉनसन का मानना है कि पर्थ टेस्ट के बाद विराट ने जब ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन से हाथ मिलाया तो कोहली ने पेन की आंख मिलाकर दिल से बधाई नहीं दी। हालांकि विजुअल में जॉनसन का झूठ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि विजुअल में विराट हाथ भी मिला रहे हैं और आंखें भी दिखा रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के लिए कल मुंबई में होगा इंटरव्यू। 2011 में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले अफ्रीकी कोच गैरी कर्स्टन, हर्षल गिब्स और पूर्व महिला क्रिकेट टीम कोच रोमेश पवार समेत कई दिग्गज देंगे इंटरव्यू। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पहली बार सिक्के की जगह बैट उछालकर किया गया टॉस। एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेले गए मैच में पहली बार बैट उछालकर टॉस हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर बिजली पहुंचाने का सपना दिखा रहे हो, वादा कर रहे हो, लेकिन खुद सरकारी दफ्तर में हल्द्वानी में बिजली गायब है। टॉर्च और मोबाइल के सहारे कामकाज हो रहा है। ये सरकारी दफ्तर है हल्द्वानी का क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय, जहां मोमबत्ती और मोबाइल के टॉर्च के सहारे कामकाज चल रहा है। कर्मचारियों की माने तो मकान मालिक बिजली के कनेक्शन के लिए एनओसी नहीं दे रहा, जिसके चलते खाद्य विभाग बिना बिजली के ही काम करने को मजबूर है। यही नहीं, इस असुविधा का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। लोग अपने राशन कार्ड को समय से अपडेट नहीं करा पा रहे। कर्मचारियों को मोबाइल और लैपटॉप घर से ही चार्ज करके लाने पड़ रहे हैं और यहाँ के सारे कंप्यूटर शोपीस बने हुए हैं। बड़ी बात यह कि 9 महीने से दफ्तर यूं ही चल रहा है, लेकिन जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारी इससे अनजान बन रहे हैं। गुजरातियों के दांत होते हैं सबसे मजबूत, क्या है इसका राज, जानिए। हिंदुस्तान में सबसे मजबूत होते हैं गुजरातियों के दांत। उनके दांतों में कैल्शियम भी सबसे ज्यादा होता है। वजह है दूध के लिए गुजरातियों का प्यार, जो उनके दांतों को रखता है स्वस्थ और मजबूत लगातार। दरअसल गुजरात का नाम देश में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में आता है। यहाँ के लोग दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जैसे छाछ, लस्सी, श्रीखंड और पेड़े का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उनकी यही आदत उनके दांतों के लिए वरदान साबित हो रही है। गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक गुजरातियों के दांतों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है। ये मात्रा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। गुजरातियों के दांतों में कैल्शियम की मात्रा 82% पाई गई है, जबकि केरल के लोगों में 80%। इंसान के शरीर के दांत भारी दबाव, यहाँ तक कि आग को भी सहन कर सकते हैं। ऐसे में दांतों की मजबूती काफी मायने रखती है। G7 लॉन्च के साथ ही हिंदुस्तान में इंटरनेट की स्पीड हो जाएगी 100 गीगाबाइट से भी ज्यादा और भारतीय वायुसेना को मिली है नई सौगात। अंतरिक्ष में आज भारत ने कामयाबी की एक और उड़ान भरी। साल का आखिरी सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने देश की वायुसेना को एक खास सौगात दी।
इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:10 पर GSAT 7A सैटेलाइट लॉन्च किया। GSLV F11 से इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। सैटेलाइट GSAT 7A का वजन 2250 किलोग्राम है। इससे देश में संचार व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि इस सैटेलाइट के बाद इंटरनेट स्पीड 100 गीगाबाइट होगी। ये सैटेलाइट भारतीय वायुसेना के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि इससे एयरफोर्स को संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये इसरो का इस साल का रिकॉर्ड 17वां मिशन था। खास बात यह है कि GSAT 7A सैटेलाइट को इसरो ने ही बनाया है और ये 8 साल तक अपनी सेवाएं देगा। स्पैम कॉल से आप भी परेशान होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि स्पैम कॉल की शिकायत आप जिस टेलीकॉम कंपनी से करते हैं, वही टेलीकॉम कंपनी सबसे ज्यादा स्पैम कॉल करती है? ये हम नहीं, ट्रूकॉलर की रिसर्च कह रही है। फोन नंबर की पहचान करने वाले ऐप ट्रूकॉलर की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 100 में से 91 स्पैम कॉल टेलीकॉम कंपनियों के ही होते हैं और भारत इस मामले में सबसे आगे है, जबकि स्पेन दूसरे नंबर पर है। यहाँ 46% स्पैम कॉल टेलीकॉम कंपनियां करती हैं। ट्रूकॉलर के मुताबिक धोखेबाजों के फोन के मामले में कनाडा अव्वल नंबर पर है। यहाँ यूजर्स को 69% स्पैम कॉल धोखेबाजी करते हैं। दक्षिण अफ्रीका 49% के साथ दूसरे नंबर पर आता है। ट्रूकॉलर ने जनवरी से अक्टूबर तक सबसे ज्यादा स्पैम करने वाले 20 देशों की सूची जारी की है, जिसमें भारत दूसरे पायदान पर है। यहाँ लोगों को हर महीने औसतन 22.3 स्पैम कॉल्स आते हैं। पिछले साल 22.6 कॉल के साथ भारत टॉप पर था। रहीब, आपको दिखाते हैं दुनिया भर में कैसे छाया हुआ है कोल्ड अटैक। पूरा उत्तर भारत सर्दी के सितम से सहम उठा है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के कई शहरों में बर्फबारी सैलानियों के लिए तो खुशियां लेकर आई है, लेकिन मौसम का बदला रुख लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बारिश और बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर भी नजर आने लगा है। श्रीनगर से लेकर हिमाचल के कई शहरों में हो रहे हिमपात से उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। नैनीताल में शीतलहर से ऐसे ही प्रकोप में आने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी हो रही है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी भारी बर्फबारी हुई है। दार्जिलिंग का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। कि अमेरिका और ब्रिटेन में बर्फबारी पिछले दशकों के रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों मंडरा रहा है व्हाइट क्रिसमस का खतरा? बर्फीले तूफान की आशंका से अमेरिका सहम उठा है। बर्फीली हवाएं और बर्फबारी से अमेरिका और कनाडा वैसे भी परेशान हैं और अब तो दुनिया का मशहूर नियाग्रा फॉल तक जमने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान और परेशानी बढ़ाने वाले हैं कि पोलर वोर्टेक्स की वजह से अमेरिका में बर्फबारी पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। वॉशिंगटन में 21 इंच तक बर्फबारी हो सकती है, जिससे जम सकती है जिंदगी और थम सकता है सुपर पावर की रफ्तार। पोलर वॉर्टेक्स उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर लो प्रेशर जोन और बर्फीली हवा से बनता है, जो सर्दियों में काफी मजबूत हो जाता है और इसके असर से आर्कटिक जैसी बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। यूरोप में भी अगले 10 दिनों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। ब्रिटेन में पारा -20 डिग्री तक पहुंच सकता है। कहा जा रहा है कि 2010 के बाद यहाँ सबसे सर्द क्रिसमस होगा। लोग तो इसे व्हाइट क्रिसमस भी कहने लगे हैं। और दुनिया की हर बड़ी हलचल से अप टू डेट हुई है वर्ल्ड कप। अमेरिका में दिव्यांगों की मदद करने वाले एक डॉगी को मिली मानद डिग्री। ब्रिटनी हाउली नाम के एक दिव्यांग को जब भी जरूरत होती है, उसका डॉग ग्रिफिन हमेशा साथ रहता। इंटर्नशिप से लेकर क्लासरूम तक हर जगह हर कदम पर स्टूडेंट का सहयोग दिया। इसलिए जब कार्लसन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को डिप्लोमा की डिग्री दी, तो साथ ही में डॉगी ग्रिफिन को भी मानद उपाधि दी गई। चीन के कई इलाकों में हो रही है भीषण बर्फबारी। आसमान से इस कदर बर्फ गिर रही है कि चीन की फिजा सफेद नजर आ रही है। स्काई ब्रिज पर जमी बर्फ की चादर रोपिंग कर सैलानी ले रहे हैं लुत्फ। अमेरिका में भीषण चक्रवाती तूफान ने मचाया कोहराम। तूफान के कहर से दर्जनों घर तबाह, कई लोगों के घायल होने की खबर। पेंसिल्वेनिया, ऑस्ट्रेल समेत अमेरिका के कई इलाकों पर टूटा है टॉर्नेडो का कहर। बेल्जियम के पीएम चार्ल्स मिशेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। शरणार्थियों पर यूएन के समझौते का समर्थन करने के चलते बेल्जियम में नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद से ही मिशेल पर दबाव बन रहा था। अमेरिका में गन कल्चर को रोकने के लिए ट्रंप ने अजीबोगरीब फॉर्मूला सुझाया। उन्होंने कहा है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर भी अब बंदूक रखें। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क स्कूलों में हो रही हिंसा रोकने के लिए हथियारों की शरण में जाता दिख रहा है। ट्रंप के देश में अब स्कूल स्टाफ बंदूकें लहराता नजर आ सकता है। वजह है अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके पैनल का सुझाव, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्टाफ को बंदूक रखनी चाहिए। अमेरिकी स्कूलों में शूटआउट की वारदातें रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा पैनल गठित किया था। अमेरिका की शिक्षा मंत्री बेत्सी डेवोस की अगुवाई वाले पैनल ने सुझाव दिया कि गोलीबारी रोकने के लिए स्कूल स्टाफ को हथियारों से लैस किया जाना चाहिए। स्कूलों में रिटायर्ड फौजियों को गार्ड के तौर पर तैनात किया जाए। खास परिस्थितियों में स्कूल की सुरक्षा के लिए टीचर्स को भी बंदूक रखने की सिफारिश की गई है। स्कूलों में शूटआउट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ट्रंप पैनल का ये सुझाव काफी कड़ा माना जा रहा है और इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। खबर कट टू कट में हम आपको देश और दुनिया की हर खबर से अप टू डेट कराते हैं और अब वक्त आ गया है बॉलीवुड की हर अपडेट जानने का। सिनेमा कट टू कट। टाइगर श्रॉफ की हिट सीरीज बागी की तीसरी सीक्वल बागी 3 का पोस्टर आज रिलीज कर दिया गया। एक बार फिर टाइगर दमदार एक्शन करते हुए नजर आए। बागी 3 के पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोषणा भी कर दी गई है। फिल्म 2020 में 6 मार्च को रिलीज होगी। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर अहम खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।